हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक और सी के कॉन्सेप्ट की। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों सी में, ये कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों बनाया गया है, क्या इसकी यूटिलिटी है और क्या इसकी एप्लीकेशंस है, तो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी वेरिएबल की, और हमने कहा था कि दोस्तों ये जो वेरिएबल होते हैं, जब हमारे प्रोग्राम में कम वेरिएबल चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली ढंग से बनाते हैं, जैसे कि इंटीजर ए, फ्लोट बी वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, तब उस केस में हम लोग मूवमेंट ले लेते हैं, या फिर हमें एक नया कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ता है जिसका हमने नाम दिया था एरे। ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हो कि इस तरह में कुछ इश्यू आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो आप यहाँ पर 5 वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर 5 वेरिएबल आपको रिक्वायरमेंट है, तो 5 वेरिएबल आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपको 5 नंबर में से कोई बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, तो अगर आप उसको इस ढंग से बनाएंगे, तो ये पांचों वेरिएबल 5 अलग-अलग नाम से अलग-अलग लोकेशन पर मेमोरी के अंदर रखे जाएंगे। तो हो सकता है ए यहाँ मिल गया और बी यहाँ बन गया, सी यहाँ बन गया, डी यहाँ बन गया और ई यहाँ बन गया, ठीक है। सब बनेंगे 4-4 बाइट के, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर इनकी साइज 4 बाइट आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेमोरी में कहीं भी बन जाएंगे। तो इसके बिहाफ पर होता क्या है, इसके बिहाफ पर हमारा जो कंपाइलर है वो रिक्वेस्ट करता है ओएस से कि ओएस भैया जाइए मेरे मेमोरी में 5 वेरिएबल बना दीजिए। फिर ओएस जाएगा और उसको 5 बार वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और पांचों वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको कंपाइलर को लौटाना पड़ेगा। तो ये काम बहुत लेंथी हो जाता है। तो जब हम लोग कहते हैं अगर आपको ऐसे ही चाहिए, तो आप इससे अच्छा है कि आप एक साथ में ही पांचों वेरिएबल बना लें। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा था एरे का, ठीक है। तो एरे क्या करता है, एरे एक ही बार में रिक्वेस्ट करता है, और हमारा जो ओएस होगा वो एक ही बार में 5 वेरिएबल बना देगा, वो भी एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली, इस तरह से। तो ये रैंडमली नहीं है, और बड़ी बात ये होती है कि एक बार ही बनता है तो टाइम थोड़ा कम लगता है। दूसरा, इनके नाम सबके एक जैसे रहेंगे। तो ये जो पांचों वेरिएबल होंगे उनके नाम हमने क्या रखे थे, A0, A1, A2। जब नाम सेम होते हैं तो हमें जानते हैं कि कोड जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर एक और हम लोग कह सकते हैं, हम इसको हम लोग एरर तो नहीं बोलेंगे, नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं बोलेंगे, कम ही बोलेंगे। एरे की प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने भी वेरिएबल एक साथ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 5 वेरिएबल बन रहे हैं, तो पांचों के पांचों वेरिएबल जो होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जहां आप एरे जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको अलग-अलग टाइप के वेरिएबल लेने हैं, तो दोस्तों अगर ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल है, तो उस केस में हमारा वेरिएबल से तो अच्छा एरे है। लेकिन एरे में भी ये होता है ऑप्शन कि एरे के पास केवल एक ही चीज़ अवेलेबल है कि वो जितने वेरिएबल बनाएगा, 5, 10, 5,000, 10,000, सब के सब एक जैसे बनेंगे। अब मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को एक साथ में एरे जैसे बनाना है। तो हमारे पास में अभी तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो यही ऑप्शन आपको देता है स्ट्रक्चर। क्या देता है दोस्तों? स्ट्रक्चर। तो हम आज देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्ट्रक्चर है क्या। तो जैसे एरे होता है सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, वैसे स्ट्रक्चर होता है सेट ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो वेरिएबल्स। तो अगर आपको मल्टीपल या डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वेरिएबल को एक साथ रखना है, तो स्ट्रक्चर सबसे अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर दोस्तों स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी हमें कभी मिलती भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सारे वेरिएबल अलग बनाने पड़ते हैं, तो हमारा प्रोग्राम और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो इसमें एरे की खूबियाँ हैं, ये एरे जैसा ही है, लेकिन एरे से ये इसे अलग कैसे करता है, ये एरे से अलग ये करता है कि ये कहता है कि मैं अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वेरिएबल को एक साथ बना सकता हूँ। तो यहाँ एक साथ बनाने की बात भी हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनाने की भी बात हो रही है। तो यही होता है दोस्तों स्ट्रक्चर। आई होप आपको थोड़ा आइडिया तो मिल गया होगा कि स्ट्रक्चर करता क्या है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में कौन-कौन से वेरिएबल रहेंगे? जैसे भाई इंटीजर रखना है, या फिर 2 फ्लोट रखने हैं, या 4 हमें कैरेक्टर रखना है, क्या रखना है हमें? तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। और जो ये हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि भई हमें ही बताना पड़ेगा कि इसको कि भई हमें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कितने इंटीजर चाहिए, कितने हमें फ्लोट चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, फलाना-ढिकना। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा होता है यूज़र डिफाइंड। क्या होता है ये? यूज़र डिफाइंड होता है। स्ट्रक्चर इज़ यूज़र डिफाइंड। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये यूज़र डिफाइंड तो होता है, लेकिन ये है एक्चुअल में क्या है स्ट्रक्चर? तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली में एक डेटा टाइप होता है। क्या होता है? डेटा टाइप। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा है कि जैसे हम लोग लिखते हैं इंटीजर ए, ये हम लोग वेरिएबल बनाने का तरीका पढ़ते हैं। जहाँ हम लोग ये कहते हैं कि ये तो है नेम ऑफ वेरिएबल। क्या है ये?
नेम ऑफ वेरिएबल है, और जबकि ये क्या है, ये है डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप एक आर्किटेक्चर बताता है ताकि जिसको देखकर एक को डिजाइन किया जा सके, बनाया जा सके। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो इंट इस आर्किटेक्चर, जैसे इंट लिखा ना, डेटा टाइप है, इसका मतलब है कि आपके पास में 4 बाइट अलोकेट की जाएगी और चारों की चारों क्या होगी, एक इंटीजर नंबर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होगी। तो डेटा टाइप दो चीज बताता है, साइज भी बताता है और टाइप भी बताता है। ठीक है, वो ये बताता है कि भाई ये जो वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल, इसकी साइज कितनी रखनी है मेमोरी के अंदर, प्लस ये भी बताएगा कि उस मेमोरी के अंदर जो साइज, जैसे बताया उसने साइज 4 रखनी है, तो 4 बाइट में किस तरह की वैल्यू जाएगी, ये भी डेटा टाइप बताता है। तो डेटा टाइप अगर मैं बात करूं कि डेटा टाइप खुद क्या होता है, तो डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बनाने के काम आते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि जब आप ऐसा लिखते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके बाद में स्टेटमेंट ए और बी में से सही कौन सा है। जब हम लोग ऐसा बना लेंगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो बताइए इसमें सही कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला सही है, क्योंकि ए जो है, ए को मेमोरी में बनाया गया है। ठीक है, जैसे ए को जब मेमोरी में बनाया गया है तो आप इसमें 5 डाल सकते हो, लेकिन बना ए है, ये बना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्चर, एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अगर जब आप इसमें कोई वैल्यू डालने की कोशिश करते हो तो इसके बिहाफ पर कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर। इसका मतलब जो डेटा टाइप होते हैं वो फिजिकली मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते खुद, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर है, और वेरिएबल इस आर्किटेक्चर को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए, उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए अब उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से स्ट्रक्चर भी क्या होगा, स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप के जैसा काम करता है या डेटा टाइप ही होता है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेरे पास जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, मान लीजिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा स्ट्रक्चर, और आगे मैंने लिख दिया बुक, और यहाँ लिख दिया B1। तो ये तो हो गया मेरा वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल का नाम। और ये हो गया पूरा डेटा टाइप। क्या हो गया दोस्तों, डेटा टाइप। तो ये बताएगा कि B1 का शेप क्या रहेगा, मतलब B1 कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा और B1 में किस तरह की वैल्यू जाएगी, ये दोनों चीज ये बताएगा। तो आपने यहाँ लिखा स्ट्रक्चर बुक, तो अब ये बुक में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं रहेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। इसका मतलब ये डेटा टाइप तो है, बट ये डेटा टाइप जो है, ये हम लोग डिजाइन करेंगे। जबकि यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीजर B1, तो ये भी डेटा टाइप है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इसका मतलब होता है 4 बाइट, तो ये 4 का 4 बाइट ही रहने वाला है, ये हम पर डिपेंड नहीं करता कि मैं चाहूँ तो इसकी वो साइज़ 8 बाइट कर दूँ या इंट को कुछ छेड़ दूँ ताकि इंट की वेरिएबल बनने पर 10 बाइट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप यहाँ पर जो भी इसके पीछे हिडन इन्फॉर्मेशन है, आप इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये कहलाता है बेसिक डेटा टाइप्स, और जबकि ये कहलाता है हमारे पास में डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होगा, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, क्या मेमोरी खाएगा, इसके अंदर क्या टाइप रहेंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड क्या है, डेटा टाइप है। आप खाली पूरे प्रोग्राम में स्ट्रक्चर बुक को काम में ले नहीं सकते। पहले आपको जब इसको काम में लेना होगा तो पहले आपका उसको एक वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर कोई चीज डेटा टाइप है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो हमारा यूजर डिफाइंड हो, डेटा टाइप कभी भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते। इसका मतलब आप उसमें किसी भी तरह की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग इंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, उसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है। तो डेटा टाइप कोई भी हो, ठीक है, डेटा टाइप कोई भी हो, चाहे वो हमारा बेसिक हो चाहे वो यूज डिफाइंड हो, ठीक है, ये क्या है, इज अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट फॉर वेरिएबल। ये वेरिएबल जब हम लोग बनाते हैं तो वेरिएबल का डायग्राम क्या बनेगा, किस तरह का आर्किटेक्चर होगा, कितनी साइज का बनेगा, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट पे डिपेंड करता है, और ये ब्लूप्रिंट हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आएगा कि जो स्ट्रक्चर है ये एक डेटा टाइप है, वो भी हमारे द्वारा बनाया गया डेटा टाइप है। नंबर 2, स्ट्रक्चर जो है उससे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, फिर हम लोग उन वेरिएबल के साथ में काम करेंगे। जैसे हम लोग इंटीजर का वेरिएबल बना के फिर हम लोग ए के साथ में काम करते हैं। मैंने फ्लोट बी बनाया है ना, बी वेरिएबल है जो फ्लो टाइप का है, तो फिर बी हमने बना लिया, फिर बी के साथ हम लोग काम करते हैं। उसी तरह से आप स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको स्ट्रक्चर वेरिएबल कहेंगे, फिर आप उसके ऊपर ही काम करेंगे, आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे ज़्यादा। नाउ फिर हमने ये भी बात की कि जो स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या-क्या ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं और सारे एलिमेंट हेटेरोजेनियस होंगे, मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, जबकि एरे हमेशा कहता है कि भाई मुझे तो जितने भी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे सब के सब सेम बनाने पड़ेंगे।
तो ये जो स्ट्रक्चर है वो तो एरे से थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। एरे क्या होता है? एरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, जबकि ये सेट ऑफ वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप भी है। मतलब आप जब एक एरे बनाते हो, जैसे आपने बनाया एरे A5, ठीक है, तो ये एरे खुद बन जाता है और उस पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ये कोई डाटा टाइप नहीं है। अगर डाटा टाइप होता है एरे तो हम लोग ऐसा लिखते हैं भाई कि सर ये तो हमारा डाटा टाइप ही दे रहा और हमारा वेरिएबल का नाम ये रहा, ऐसा लिखते हैं हम लोग, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये जो है वो डेटा टाइप की जैसे वर्क करता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्ट्रक्चर का दोस्तों। और उसी के ऊपर हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था सीपीपी के अंदर, जो सीपीपी डेवलप की गई थी, वो इसी के बेस पे की गई थी कि भाई हम जो है स्ट्रक्चर से ही क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर के सिमिलर रहता है। हालांकि जो उप्स है दोस्तों वो बहुत पहले आ गई थी, ठीक है। सी से भी पहले ऐसी कुछ लैंग्वेजेस थी जिसके अंदर उप्स थी, ठीक है, जैसे एल्गोल वगैरह। लेकिन सी के बाद में जब सीपीपी बनाई गई थी तो सीपीपी के अंदर जो क्लास नाम का जो उप्स नाम की जो प्रॉपर्टी डाली गई थी वो सिर्फ और सिर्फ सी के इस वाले टॉपिक से इंस्पायर थी। तो जैसे आप अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप लोग सी, सीपीपी और जावा, है ना, पाइथन भी ले लें, चाहे जावा ले लें, चाहे सीपीपी ले लें, इन तीनों के अंदर जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लास और ऑब्जेक्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं उप्स कॉन्सेप्ट, वो आप प्रॉपर्ली सीख जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो एरे के साथ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ में ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि वो डेटा टाइप की जैसा वर्क करता है। तो स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस एलिमेंट को कंटेन करता है, स्ट्रक्चर एज अ डेटा टाइप वर्क करता है, आपको उसके वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, फिर आपको काम करना पड़ेगा। नाउ अब बात तो ये हो गई स्ट्रक्चर की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं दोस्तों। तो चले अब आते हैं हम लोग इसके सिंटैक्स पर, या फिर इसको हम लोग कहेंगे सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ। चलिए सिंटैक्स किसका है? आप कहेंगे सर सिंटैक्स है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, उसके सिंटैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको हम लोग बनाते हैं तो हमें एक कीवर्ड चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट। ये क्या है? ये कीवर्ड है। और जैसे ये कीवर्ड अकर होता है तो हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर होता है नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्ट्रक्चर टैग। क्या था दोस्तों? स्ट्रक्चर टैग। ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर का नाम है, क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम में 4 या 5 स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है, तो हम नाम नहीं होगा तो हम लोग उसको वेरिएबल बनाना थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो हम लोग इसके नाम ले लेंगे ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि भी हम लोग किस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है नेम ऑफ स्ट्रक्चर। दोस्तों ये एक ऑप्शनल है, ठीक है, ये एक ऑप्शनल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये ऑप्शनल है, ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर का नाम नहीं दूं तो मैं इसके नाम नहीं होगा तो मैं इसके वेरिएबल कैसे बनाऊंगा? जैसे अगर आपको नाम दे रखा है इंट, तो आप उस नाम को यूज करते हुए क्या बनाते हैं? इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं कहूंगा आपके पास स्ट्रक्चर का जो है नाम ही नहीं, तो आप कहेंगे इसमें वेरिएबल कैसे बनेंगे? तो ये बड़े इशू है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोविजन है, तो आप देखते जाइएगा किस तरह से होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में कर्ली ब्रेसेस या स्कोप। ये बताता है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट लेने हैं, वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट होंगे, कितने नहीं होंगे, तो उसकी बाउंड्री जो है ये दिखाता है। ये हमारे पास में हो गया स्कोप, तीसरा एलिमेंट। चौथा इसमें आता है स्ट्रक्चर के अंदर जो होते हैं, हम लोग लिखते हैं कि भाई इंट टाइप के वेरिएबल लेने हैं या फ्लोट टाइप के लेने हैं, जो भी हमें जिस तरह के वेरिएबल लेने होते हैं वो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर, या आप लोग कह सकते हैं डेटा मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग लेते हैं डेटा मेंबर। अब डेटा मेंबर जो होंगे वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और डेटा मेंबर सारे के जैसे मैंने 5 डेटा मेंबर लिए तो पाँचों के पाँचों सेम भी रख सकते हैं और पाँचों के पाँचों डिफरेंट भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप ही बनाते हो, ठीक है। और लास्ट में हमें चाहिए होता है सेमीकोलन। क्या चाहिए होता है दोस्तों? सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा चौथा एलिमेंट, ठीक है। और पांचवा हमें चाहिए होता है सेमीकोलन। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि सर इसके पीछे सेमीकोलन क्यों लगते हैं, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी चीज है, शुरू से हम लोग ये करते आए हैं, शुरू से ही हम लोग ये करते आए हैं। कैसे करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और लिखवा दूं, फिर हम लोग इसको भी अच्छे से करेंगे। यहाँ आप चाहें तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल आप यहाँ भी बना सकते हैं और आप इसको कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ बनाए जा सकते हैं।
ठीक है? तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो आप ये मैं आपको बताता हूँ ये सेमीकोलन क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप कहेंगे सर ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपने ए के पीछे क्या नहीं लगाया? सेमीकोलन। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। अब हुआ ये है कि आपने ऐसा लिख दिया, ये बिल्कुल सही है। ये तो हो गया डेटा टाइप और ये हो गया वेरिएबल का नाम और ये हो गया हमारे सेमीकोलन। सही है? यही हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बस करना कुछ नहीं है। मैंने बस ऐसा लिया। अब मैं जो डाटा टाइप है, ये तो है प्रीडिफाइंड डाटा टाइप, अब मैं खुद का डाटा टाइप बनाऊँगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट, ठीक है? क्योंकि ये नाम ऑप्शनल है तो मैं छोड़ देता हूँ और आपके अंदर जो भी आपको चाहिए वो लिख लीजिए और खत्म। ये आपका बन गया यूजर डिफाइंड क्या बन गया? डाटा टाइप। तो दोस्तों ये डाटा टाइप का हमने वेरिएबल आ सकता है, जैसे ये डाटा टाइप वेरिएबल आ सकता है, उसके बाद सेमीकोलन। उसी तरह से डाटा टाइप के बाद में वेरिएबल और वेरिएबल के बाद में सेमीकोलन। सही है दोस्तों? तो यही वो आर्किटेक्चर है कि हम लोग इसी वजह से यहाँ इसके वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये डिफरेंस ये था कि ये बना बनाया मिल रहा था और ये हमें खुद को डिजाइन करना है यहाँ बैठकर बस, और कोई भी अलग नहीं है। बस यहाँ पर होता क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आता, तो इसलिए हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। अदरवाइज हमारा जो कंपाइलर है वो उसको इसी वे से देखता है जिस वे से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो वो एंटर जो है यहाँ से हम लोग नीचे आए, फिर हमने और नीचे आए, इस तरह से लिखा है, तो वो हमारा कंपाइलर नहीं देखता। कंपाइलर उसको एक ही लाइन में पढ़ता है। तो ये कंपाइलर पढ़ता है और ये आर्किटेक्चर या ये जो सिंटैक्स है ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है दोस्तों। हमने बहुत से वेरिएबल बनाए हैं जिसमें डेटा टाइप यूज़ किया है, वेरिएबल का नाम यूज़ किया है और सेमीकोलन लगाए हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये जो डेटा टाइप हमने बनाया है, ठीक, हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ नहीं है। यहाँ वेरिएबल का काम में लिया और यहाँ क्या लगा दिया? सेमीकोलन। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये एक लाइन में लिखें तो ज़्यादा सिंप्लिसिटी से समझ में आ जाता है कि सेमीकोलन क्यों लगाया गया है। अगर आप एक लाइन में नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ क्या होता है, ऐसा पढ़ने में आसानी होती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको एक लाइन में नहीं लिख सकते। तो आप देखेंगे कि शुरुआत स्ट्रक्चर से हुई, ठीक है? ये ऑप्शनल है, अभी आप छोड़ देते हैं और चाहे तो लिख लो, कोई भी एक नाम लिखते हैं, कोई भी आइडेंटिफाइड चाहिए आपको। फिर ये ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट के बाद में आप स्ट्रक्चर वैल्यू बनाएँगे और ये सेम वही आर्किटेक्चर जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं बना रहे आप लोग। ये जो इंस्पायर है, ये वेरिएबल के तरीके से ही इंस्पायर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको रेड पेन से सिखाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है? और एक नाम देते हैं उसको जिसका नाम मैंने दिया टेस्ट। तो नाम क्या होता है? नाम एक आइडेंटिफायर है। क्या है? एक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, हमें देने पड़ते हैं। तो आप कोई भी एक नाम चूज़ कर लीजिए स्ट्रक्चर का, ठीक है? फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे ले लिया। फिर आपने यहाँ पे लिखा, सपोज़ करो आपने लिखा कैरेक्टर ए और फिर आपने चाहें तो दूसरा मेंबर ले सकते हैं बी इंटीजर और फिर आपने लिख दिया फ्लोट सी, ठीक है? और ये आपका खत्म हो गया। अब आप इसके वेरिएबल बनाएँगे, ठीक है? तो ये तो बन गया डेटा टाइप, क्या बन गया ये? डेटा। और ये जो वेरिएबल है आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, ये भी ऑप्शनल है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ बनाएँ और चाहे तो ना यहाँ ना बनाएँ, ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है। ये वाली ऑप्शनल है और ये वाली ऑप्शनल है, ठीक है? बाकी वाला सब कंपल्सरी है। तो मैं चाहूँ तो इतना भी बना सकता हूँ, ये भी मेरा स्ट्रक्चर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है? और आप जब स्ट्रक्चर को काम में लेंगे तो उसके वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो वेरिएबल बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ बनाएँगे या फिर दूसरा उसका नाम के साथ में बनाएँगे। ठीक है? तो चलिए इसका एक छोटा-सा प्रोग्राम भी बना के देख लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं हमें उसमें और क्या मिल जाएगा कुछ करने को। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों स्ट्रक्ट, ठीक है? और स्ट्रक्चर का एक मैं बनाता हूँ, स्ट्रक्चर का नाम देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है? और यहाँ मैंने लिख दिया, सपोज़ करो, यहाँ मैंने लिख दिया इंट ए और फ्लोट बी, ठीक है? इतना सही है। नाउ अब आपको इस स्ट्रक्चर जो हो गया दोस्तों, ठीक है? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, डेटा टाइप बन गया। नाउ अब अपन उसको काम में लेंगे डेटा टाइप को। तो अब हम लोग लिखेंगे मेन। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेन। तो इंटीजर मेन, ठीक है? और ये हो गया हमारा रिटर्न। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। क्या है? डिक्लेरेशन। और कोई भी डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। जैसे ये जो जैसा हमने पढ़ा था फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो वो हम लोग किसी फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे ग्लोबल वेरिएबल, वो भी एक तरह का क्या डिक्लेरेशन है, तो वो भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं। ठीक है? बाकी जैसे कॉलिंग वॉलिंग हो गया, रिटर्न हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, ये हम लोग किसी फंक्शन के बाहर नहीं लिख सकते। इनको लिखने के लिए किसी ना किसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो उसी तरह से ये भी एक डिक्लेरेशन है, आप ये चाहें तो मेन के बाहर रख सकते हैं और चाहे तो मेन के अंदर रख सकते हैं। तो जब ये डिक्लेरेशन मेन के बाहर आता है, किसी भी फंक्शन के बाहर आता है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं बाहर आने का मतलब है प्रोग्राम स्कोप में, ठीक है? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रोग्राम स्कोप और फंक्शन स्कोप 2 तरह के स्कोप हम लोग जनरली बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज़ करो, यहाँ लिखा मैंने वॉइड हेलो, ठीक है? और यहाँ लिख दिया मैंने इंटीजर मेन। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा प्रोग्राम, ठीक है? ये हो गया मेरा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं फंक्शन स्कोप। हमने इसको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में पढ़ा था दोस्तों, ठीक है? और ये होता है फंक्शन स्कोप। तो ये फंक्शन स्कोप है मेन का और ये फंक्शन स्कोप है हेलो का, ठीक है? और एक और होते हैं हमारे पास में, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम स्कोप। ये जो कि ऊपर से लेके नीचे तक लगाया जाता है और ये हम लोग नहीं लगाते और ना हमें लगाना है, ये लगाता है कंपाइलर। तो इसको हम लोग कंपाइलर स्कोप भी कहते हैं, कंपाइलर स्कोप भी कहते हैं। इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप भी कह सकते हैं, ग्लोबल स्कोप। इसको आप लोग प्रोग्राम स्कोप भी कह सकते हो क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को कवर करता है, ठीक है? आप कोई भी जो नाम पसंद है वो नाम दे दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो डिक्लेरेशन आपने बनाया है, अगर आप क्या हो जब आप किसी चीज़ को फंक्शन में रखते हैं और किसी फंक्शन के बाहर रखते हैं। तो दोस्तों मैंने इस स्ट्रक्चर का यूज़ यहाँ लिखा है। जैसे मानो कि ये पोजीशन है मेरी, ये जो ए पोजीशन है इसके लिए। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि ये जो पूरा कोड है वो यहाँ लिख दिया मैंने। इसका मतलब आपको ये तो दिखाई नहीं देंगे, ये आपको वैसे भी हटा दूँ मैं। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो है वो प्रोग्राम स्कोप में आ रहा है, ठीक है? फंक्शन स्कोप में नहीं आ रहा है, ठीक है? क्या फिर लोग क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं। ये आपको नहीं लगाने दोस्तों, प्रोग्राम स्कोप आपको कभी नहीं लगाना होता है, ये कंपाइलर के लिए काम है, कंपाइलर का ही है, ठीक है? तो अगर आपको कंपाइलर पे दया आ रही है कि कंपाइलर बेटा मैं तेरे लिए लगा के दे दूँ तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो इतनी भी दया हमें नहीं दिखानी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ हमने लिखा था, याद है आपको? यहाँ हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हैश इंक्लूड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हैश इंक्लूड। और जो भी आपको हेडर फाइल रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ लिख ली या फिर 2 या 3 हैश इंक्लूड यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या-क्या हो सकती है और इसकी पोजीशन में क्या-क्या इफेक्ट आता है। तो अगर आपने इसकी पोजीशन यहाँ रखा, आपने इसको ए वाली पोजीशन पर, तो मैं आपको पूछता हूँ कि ये किस में है? ये हेलो में है या मेन में है या प्रोग्राम में है? तो आप कहेंगे सर ना तो ये मेन में है, ना ये हेलो में है, ये तो प्रोग्राम में है। और जो चीज़ यहाँ होती है, ठीक है? वो कहलाती है ग्लोबल। क्या कहलाती है? अगर कोई वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। उसी तरह से ये कहलाएगा ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्या कहलाएगा? ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि आप इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल हेलो में भी बना सकते हो और मेन में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये सेम कोड मैं यहाँ लिख दूँ, पोजीशन ए पर लिख दूँ, ठीक है? तो आप इसे बोलेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाएँगे जिस पर जब इसको मैं काम में लूँगा, जब इसके वेरिएबल बनाऊँगा, तो इसके वेरिएबल मैं हेलो में बना सकता हूँ और मेन में, दोनों जगह बना सकता हूँ मैं, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं इसको मैं लिखता हूँ पोजीशन बी, मतलब मैं इसको लिखता हूँ सेम इसी चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पर यहाँ, तो मैं अब ए पर नहीं लिखूँगा, ठीक है भई? अब मैंने ए पर नहीं लिखना, तो मैं ए से रिलेशन काट देता हूँ उसका। तो अगर आपने इसको प्रोग्राम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हेलो में लिखा, इसका मतलब ये होता है कि केवल हेलो ही है जो इसके वेरिएबल बना सकता है, मेन चाहकर भी इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल नहीं बना सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लोकल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ये क्या कहलाएगा? लोकल डिक्लेरेशन है। तो ये लोकल जैसा हो गया और लोकल का मतलब है कि वो अपने स्कोप के बाहर में एक्सेस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर ये पूरा कोड पोजीशन बी पर होता तो केवल हेलो ही इसको काम में ले पाता, हेलो ही इसके वेरिएबल बना पाता। मेन चाहकर भी इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल नहीं बना सकता। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि ये पोजीशन सी यहाँ लेकर मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर को, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? एक तरह का लोकल डिक्लेरेशन है क्योंकि ये फंक्शन स्कोप में आ रहा है। लोकल डिक्लेरेशन है किसका? स्ट्रक्चर का। इसका मतलब ये होगा कि केवल मेन के पास ही राइट्स होंगे कि इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सके, उसको काम में ले सके, ठीक है? अब हेलो किसी भी तरह से इस स्ट्रक्चर को काम में नहीं ले सकता। तो अब ये रखना कहाँ है? ए पर रखना है या बी पर रखना है या सी पर रखना है या कहीं और रखना है? तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है? और अगर मान लो आपकी प्रॉब्लम कहती है कि भई हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसका यूज़ केवल हेलो का ले, तो आपको क्या हेलो के अंदर लिखना है और मेन और उसके अंदर यूज़ चाहोगे भी यूज़ नहीं कर पाओगे मेन के अंदर। और अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर ये रिक्वायरमेंट हो रही है कि इस स्ट्रक्चर को वेरिएबल केवल मेन बनने चाहिए, इसमें नहीं बनने चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको
मेन में लिख देंगे और यहाँ नहीं लिखेंगे। तो अगर ये मेन में लिख दिया गया है तो ये बी जो है हेलो जो है वो चाहकर भी इस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकता। हाँ, अब क्वेश्चन आता है अराइज कि सर मान लीजिए आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि यार मुझे ये लोकल चाहिए, ग्लोबल चाहिए, तो आप क्या करें, उसको ग्लोबल रख लें ताकि वक्त आने पर आप हेलो के अंदर या मेन के अंदर इसको यूज कर सकें। दोनों जगह इसका यूज किया जा सकता है अगर ये पोजीशन ए पर है तो आपको ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये जो पूरा कोड है ये मैं कहाँ कहाँ लिख सकता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लिख सकता हूँ। ये डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन की खास बात ये होती है कि ये फंक्शन स्कोप में भी आ सकते हैं और प्रोग्राम स्कोप में भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो कभी भी प्रोग्राम स्कोप में नहीं आती और कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रोग्राम स्कोप में भी आ सकती है और फंक्शन स्कोप दोनों में आ सकती है। अब वो चीजें क्या क्या होती है, कोई भी डिक्लेरेशन चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो फंक्शन का हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, ठीक है। और वेरिएबल एरे भी तो क्या एक तरह का वेरिएबल, तो एरे भी आ सकता है, यहाँ पर प्रोग्राम स्कोप में भी आ सकता है और लोकल में भी आ सकता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी भी हमारे प्रोग्राम स्कोप में नहीं आ सकती, जैसे कि इफ एल्स हो गए, फंक्शन कॉलिंग हो गया, चाहे प्रिंटफ की कॉलिंग हो, चाहे स्कैनफ की हो, चाहे हेलो की कॉलिंग। जैसे कि मैं हेलो की कॉलिंग करूँ तो मैं किसी फंक्शन में तो लिख सकता हूँ, पर मैं यहाँ कभी भी हेलो की कॉलिंग नहीं कर सकता। मैं इफ एल्स इस फंक्शन में लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख सकता। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो केवल डिक्लेरेशन ऐसी चीज है दोस्तों जो कि लोकल और ग्लोबल मतलब प्रोग्राम और फंक्शन स्कोप में लिखे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इस डिक्लेरेशन के बारे में पूरा आइडिया मिल गया है। ठीक है, अभी तो हमने इसको यूज नहीं किया है कि प्रोग्राम प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में वेरिएबल नहीं सॉरी स्ट्रक्चर का लिखने के ऑप्शंस के हमें कहाँ कहाँ लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, एज ए डेटा टाइप काम करता है, स्ट्रक्चर को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं। चलिए कुछ और बना के देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जनरली ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, जनरली हम स्ट्रक्चर को प्रोग्राम स्कोप में रखते हैं, मतलब किसी फंक्शन में नहीं रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि भाई स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पर हम लोग चाहें तो टैग छोड़ सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट और हमने यहाँ पर बना दिया ब्रैकेट और हमें यहाँ पर लिखने हैं डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स मैंने लिखे दोस्तों इंटीजर ए और फ्लोट बी। ठीक है, और ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब चाहे तो ये किसी मेन में आए चाहे किसी कहीं और आए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब एक बचपन से एक हैबिट पड़ जाती है कि जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, वेरिएबल जोनल, और इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं और कुछ नहीं मिल रहा तो हम इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अच्छी आदत थी। लेकिन होता क्या दोस्त, अगर वो ट्राई आप प्रैक्टिस या स्ट्रक्चर के साथ करेंगे तो स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, इसके बिहाफ पर कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। तो ये क्या है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। क्या दोस्तों, ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि सर ये जो है ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो मैं यहाँ कह देता हूँ उसके पीछे नो मेमोरी रिक्वायर्ड। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है कि इसको कितनी मेमोरी, इसका जो वेरिएबल होगा उसको देख के बनेगा, पर ये खुद नहीं बनता। ध्यान से सुनिएगा बस, नो मेमोरी रिक्वायर्ड या किसी तरह की मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं की जाती। तो होगा क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों आपने इसमें डाला 5 और आपने इसमें डाला सपोज 6.6, ठीक है, तो ये दे देगा एरर। वो कहेगा भैया ऐसे हमें वैल्यू नहीं डाल सकते, हम लोग यहाँ पर चाहकर जो हमने यहाँ पर डेटा मेंबर लिखे हैं इसमें हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे के पूरे कोड के पीछे किसी भी तरह की मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है। ठीक है, अगर मेमोरी ऑक्यूपाई होती तो ये 5 इस मेमोरी में चला जाता मेमोरी के अंदर, पर यहाँ पर कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है, एक डायग्राम है। ठीक है, अगर जैसे मैं कहता हूँ देखो ये है कप का डायग्राम और मैं कहता हूँ उठाइए दोस्तों इसको चाय पी जाइए, इसमें चाय पड़ी हुई है, ये लो गर्म भी कर देता हूँ मैं इसको थोड़ी सी। तो आप कहेंगे सर ये तो डायग्राम है, मैं इसमें चाय कैसे पीऊंगा। उसी तरह से ये सिर्फ डायग्राम है। जब डायग्राम है तो आप उसमें वैल्यू कैसे डाल सकते हो, आप समझ गए मेरी बात। ये बिल्कुल वैसे ही है ब्लूप्रिंट के जैसा, जैसे कि ये चाय का कप मैंने यहाँ पर बना के रखा है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि भाई हमें जो डेटा मेंबर है वो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप कभी भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। जैसे कि ये जो इंट है, मैं पूछता हूँ मेमोरी किसकी ऑक्यूपाई हुई, आपको सर ए की ऑक्यूपाई हुई है, ए बना है, ये थोड़े बना है। अगर ये बना होता मेमोरी के अंदर तो हम तो इसमें भी वैल्यू डाल देते, हमारे घर का क्या जा रहा है, डाल देते ना, तो एरर है। क्यों नहीं डालते हम लोग, क्योंकि इंट बना ही नहीं है।
और अगर आपने ऐसे चालाकी की, ऐसी कोशिश की तो वो तो पकड़ा देगा एरर। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसके मेमोरी कैसे बनती है, ठीक है? उसकी बात कर लेते हैं, उसके वेरिएबल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब जब स्ट्रक्चर को काम में लेना है, क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा टाइप होता है दोस्तों। अगर आप उसको काम में लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके वेरिएबल जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो करके देखते हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्ट टेस्ट, ओके, और यहाँ मैंने एक इंटीजर ए ले लिया है और फ्लोट बी ले लिया है, ठीक है? तो इसके वेरिएबल बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो वेरिएबल को यहाँ पर, जैसे कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, पोजीशन ए पर भी बनाया जा सकता है और आप इसके अलावा कहीं और भी बना सकते हो। सेपरेटली इसको आप अलग से बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। दो तरीके हैं, ठीक है? तो अगर दोस्तों अगर आप यहाँ बनाते हो स्ट्रक्चर को, वेरिएबल आप यहाँ बनाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, मैंने लिखा v1 v2, या केवल एक ही बनाता हूँ v1। तो दोस्तों आपको केवल यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लिखना है। ये v1 है, ये आइडेंटिफायर है। तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो दोस्तों क्या होता है? आइडेंटिफायर तो होता है। और नाम जो आइडेंटिफाई का अगर आपको रूल याद है तो आप जो चाहे वो नाम यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है? तो ऐसा बना सकते हो। जब ऐसा बनाते हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे तो आप इसको स्किप कर जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं अगर आप यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहें। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर का नाम छोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया ना ये चीज़ ऑप्शनल होती है। जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपके पास केवल एक ही पोजीशन है कि आपको वेरिएबल यहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो हाथों हाथ स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाते उसको वेरिएबल बना लिया हमने। अगर आपको कहीं और बनाना है तो आपको उसके नाम की जरूरत पड़ती है, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास इसका नाम नहीं है तो हम इसके वेरिएबल कहीं और कहीं सेपरेटली नहीं बना सकते। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट। तो इस केस में क्या होगा, ये जब हम लिख देते हैं तो उस केस में आप वेरिएबल यहाँ पे भी बना सकते हो दोस्तों, प्लस आप वेरिएबल कहीं और भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो मुझे कहीं और बनाना पड़ रहा है, इसी पोजीशन में नहीं बनाना, कहीं और पोजीशन में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का जो भी नाम है, स्ट्रक्चर टैग जो भी है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर टैग है, तो स्ट्रक्ट टैग और आपका वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, वेरिएबल नेम, और लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन। जैसे कि एग्जांपल देखें, मैंने लिखा स्ट्रक्ट टेस्ट v2, ठीक है? तो आपकी इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल यहाँ पे भी बना सकते हो दोस्तों, और आप सेपरेटली भी बना सकते हो। लेकिन आप याद रखें, अगर आप सेपरेटली बनाना चाहते हैं, इस लाइन को आप कहीं भी लिख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो सेपरेटली बनाना चाहते हो तो आपको नाम की जरूरत पड़ती है। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो यहीं इसके पीछे बनाना है, तो आप नाम लिखें चाहे ना लिखें, ये दोनों केस में जो टैग लगा रखा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए, वो ऑप्शनल हो जाता है। तो अब अच्छा क्या है? अच्छा दोनों दोस्तों ही है, अच्छे दोनों ही अच्छे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा पर्सनल थॉट है, ठीक है, कि आप स्ट्रक्चर का ज़रूर एक नाम दे दें। इसलिए नाम दे दें क्योंकि ये अच्छी हैबिट है। अब आप कहेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसका वेरिएबल यहीं बना लूँगा ना, तो मुझे नाम की कहाँ ज़रूरत है? और जब नाम लिखूँगा तो मुझे सोचना पड़ेगा ये फलाना ढिकड़ा, 4 दिमाग में और बात आएगी। लेकिन दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब ये है, अगर आप स्ट्रक्चर का नाम बनाना सीख गए और इसका इस तरह से आप वेरिएबल बनाना सीख गए हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने का। यहाँ की बजाय आप यहाँ बनाएँ। आपको सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आप नेक्स्ट लैंग्वेज सीखने वाले हैं, चाहे वो सीपीपी हो, चाहे वो जावा, चाहे वो पाइथन, वो उसमें जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस के लिए हमारे पास में यही तरीका होता है। तो क्लासेस बनाइए, क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इसी तरीके से हम लोग बनाएँगे। तो जैसे स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के वेरिएबल होते हैं, वैसे ही क्लास होती है स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट, और स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप समझ लें कि भई स्ट्रक्चर जो वेरिएबल होता है उसके इक्विवेलेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ, ये मान लो मेरी क्लास है, क्या है दोस्तों? क्लास है। तो ये मेरा क्या होगा? क्लास के वेरिएबल जो होंगे वो क्या कहलाएँगे? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी हो गई क्लास और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये बन गया उप्स का कॉन्सेप्ट। तो अच्छी रहेगी बात, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट लैंग्वेज पर फोकस करना है और भी तो सीखना है दोस्तों, तो आप ऐसी स्टाइल या ऐसा तरीका फॉलो करें जो आपको आने वाली लैंग्वेज के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट दे। ठीक है? तो इसी वजह से कहा जाता है, मैं स्पेशली ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नाम ज़रूर लिखें। इससे आपको सी में भी 2 एडवांटेज मिल जाते हैं कि आप कहीं अलग भी वेरिएबल बना सकते हो स्ट्रक्चर का, और आप यहाँ पर भी वेरिएबल बना सकते हो। कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर कोई आपको कहता है, सजेस्ट भी करता है इसका नाम मत लीजिए, तो आप केवल यहीं बनाने लायक बन जाएँगे, कहीं और बना नहीं सकते हैं। और प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर दोस्तों स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल है वो हमें कई बार अलग-अलग जगह पर बनाने पड़ते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों तरीके में से दोनों ही अच्छे हैं, और मेरा पर्सनल सजेशन है, पर्सनली मैं जब बहुत से सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, क्लासेस बनाता हूँ, स्ट्रक्चर के वीडियो बनाता हूँ, जब इसको मैं स्ट्रक्चर को पास करूँगा, रिटर्न करूँगा, तो उस केस में मेरे पास यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है। तो आई होप आप इसी तरह से सारे प्रोग्राम बनाएँगे, मैं भी आपको इसी तरह से प्रोग्राम बनाना सिखाऊँगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात हो गई है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल कहाँ-कहाँ बनाए जा सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। क्या बात करते हैं दोस्तों? मेमोरी की बात कर लेते हैं कि जब स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाता है तो उसके बिहाफ पे मेमोरी किस तरह से ऑक्यूपाई की जाती है। तो अब हम बात करेंगे मेमोरी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। जो हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाएंगे दोस्तों, इसकी मेमोरी किस तरह से होती है, किस तरह से देखी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड है दोस्तों, स्मॉल में लिखना है, बड़ा में नहीं लिखना है अपन को। फिर एक नाम दे दीजिए टेस्ट, ठीक है? ये नाम आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफायर है। और मैंने अंदर लिखा है इंटीजर ए और फ्लोट बी। हालांकि आप यहाँ पर करेक्टर भी ले सकते हो, मुझे सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 इंटीजर भी ले लीजिए, 4 फ्लोट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसके वेरिएबल बनाना है, ठीक है? मैं भी प्रोग्राम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके वेरिएबल कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है? टेस्ट, और यहाँ लिख दिया T1 T2। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ दोस्तों, इंटीजर a b। जैसा आप नॉर्मली लिखते हैं ना, इसमें आपके 2 वेरिएबल बन रहे हैं, a बन रहा है और b बन रहा है। और a किसको देख के बनेगा? इस डायग्राम को देख के बनेगा, इस डाटा टाइप को देख के बनेगा। b भी इंट को देख के बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर T1 जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग बनेगा, और T2 जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। इसका मतलब T1 और T2 की जो मेमोरी होगी वो साइज में बराबर होंगी। उनके दोनों का जो मेमोरी आर्किटेक्चर है वो भी बराबर होगा। कैसे होगा? चलो वो भी देख लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो मेमोरी जो हमारी है, ठीक है? तो मेमोरी में कहीं न कहीं हमारे पास में T1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? T1। तो ये बन गया T1 नाम का वेरिएबल। और मान लेता हूँ इसकी जो भी लोकेशन है दोस्तों, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है होगा, ठीक है? वो चला जाएगा NT1 में। और मान लेता हूँ ये 100 से शुरू हो रहा है, ठीक है? उसी तरह से हमारे पास T2 नाम का एक और वेरिएबल बनेगा। इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ठीक है? वो चला जाएगा NT2 में। जैसे मान के चलता हूँ ये 200 पे बना हुआ है, ठीक है? तो ये 2 वेरिएबल है, जब वेरिएबल बनाते हैं तो दोनों अलग-अलग पोजीशन में बनेंगे, याद रखिएगा। अब T1 के अंदर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। इसका मतलब T1 के अंदर ये जो चीज़ बनेगी, ये बनेगी कंटीन्यूअसली। तो कैसे बनेगी? जो पहला दे रखा है, पहला वो वेरिएबल बनेगा। तो पहले बनेगा A नाम का वेरिएबल और फिर बनेगा B नाम का वेरिएबल, ठीक है? क्योंकि T2 भी इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बन रहा है, तो T2 के अंदर भी ये दोनों चीज़ बन जाएगी, ठीक है? तो ये बन गया मेरा A और ये बन गया B। अब मेमोरी की साइज़ की बात कर लेता हूँ, तो दोस्तों इंट की साइज़ आपको पता होनी चाहिए आपके सिस्टम पर कितनी है। मेरे सिस्टम पर आती है 4 बाइट, तो ये बनेगा 4 बाइट का A, और फ्लोट की भी आती है 4 बाइट, तो ये 4 बाइट का B भी बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? 4 बाइट का A बनेगा, 4 बाइट का B बनेगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ दोस्तों कि भई ये T1 ने टोटल कितनी मेमोरी ली है? तो आप कहोगे सर A के लिए तो 4 बाइट, B के लिए 4 बाइट, तो इसका मतलब टोटल मेमोरी कितनी ली इसने? 8 बाइट। उसी तरह से यहाँ पे भी टोटल मेमोरी कितनी होगी? 8 बाइट। इसका मतलब है T1 और T2 अगर एक ही स्ट्रक्चर से बने हुए हैं तो उनके दोनों की बाइट्स इक्विवेलेंट होगी, दोनों का आर्किटेक्चर भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? नाउ तो ये है हमारे इसका डायग्राम। हाँ, अगर आपने पहले फ्लोट बनाया फिर बाद में इंट बनाया तो पहले फ्लोट बनेगा फिर इंट बनेगा। तो जो सीक्वेंस यहाँ है आपकी, उसी सीक्वेंस में यहाँ बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर दोनों 4-4 बाइट के, तो आपने कोई और ले लिया होगा तो और एक बन जाएगा कैरेक्टर, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर के पीछे मेमोरी किस तरह से ली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, बिल्कुल नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है 4 बाइट। जब ऐसा करेंगे तो आपका कोई सा ए बनेगा, जो भी इसका एड्रेस होगा वो एंड ए में चला जाएगा। मान लेता हूँ उसका एड्रेस 500 है, ठीक है? और एंड ए कितने का बनेगा? इंट के अकॉर्डिंग। इंट बोलता है 4 बाइट का बन जाओ, तो 4 बाइट का बन गया। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे ये जो बनाया है, ये T1 के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि ये किस तरह से वेरिएबल बनाए जाते हैं। चलिए इस पे थोड़ा-सा काम करके भी देख लेते हैं, और या फिर आप ये समझ लो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस लोकेशन को, और इस लोकेशन के अंदर वैल्यू किस तरह से डालनी है, उसको किस तरह से प्रिंट करना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, या फिर आप ये समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सेसिंग ऑफ ऑफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल।
जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके जो अंदर मेंबर बने हुए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है T1, T1 के अंदर दो मेंबर है, एक मेंबर है A, एक मेंबर है B, उनको कैसे यूज करें स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड, और आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे stdr.h, और आपको आई थिंक कोई और हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर होगी तो उसको यहीं ऐड करते हैं। फिर मैं एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर टेस्ट, और मैंने इसमें क्या ले लिया, इसमें एक तो ले लिया कैरेक्टर A, इंटीजर B, और एक मैंने ले लिया है फ्लोट C। ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर यहीं खत्म हो गया। सेमीकोलन लगाना ना भूले दोस्तों, और मैंने इसको मेन के बाहर रखा है। ठीक है, अब मैं अपना मेन बना रहा हूँ, मेन फंक्शन। तो मेन इसके नीचे बना रहा हूँ, बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैं सामने बना रहा हूँ, आपको सामने नहीं बनाना है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे इंटीजर मेन, या हमें इसके दो वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रक्चर टेस्ट T1, T2। ठीक है, दो वेरिएबल बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके पास मेमोरी में एक तो बनेगा T1 और एक बनेगा T2। अभी दोनों की लोकेशन अलग अलग होगी दोस्तों, है ना, ये हो सकता है 100 पर हो, ये हो सकता है 1000 पर हो, और जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा, मान लेते 100 है, इसका 200 है, इसका जो भी एड्रेस है वो किस में चला जाएगा, एंड T1 में चला जाएगा। सेम लॉजिक है बस सॉरी, T2 में चला गया। ठीक है, अब T1 के अंदर क्या बनेगा, तो T1 के अंदर बनेगा ये पूरा आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले बनेगा करेक्टर, 1 बाइट का करेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ बनेगा A, फिर बनेगा यहाँ पर B, और फिर बनेगा C। उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले A बनेगा, फिर बनेगा B, और फिर बनेगा C। A कैरेक्टर है तो इसकी साइज होगी 1 बाइट, B इंटीजर है तो इसकी साइज होगी 4 बाइट। आपके सिस्टम का अकॉर्डिंग देख लेना दोस्तों, ठीक है, और इसकी भी साइज होगी 4 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, और सॉरी 4 बाइट और 4 बाइट। ठीक है, चले अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की साइज कैसे निकालें। तो अगर आपको स्ट्रक्चर की साइज निकालनी है तो दोस्तों साइज निकालने के लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है, वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो अब यहाँ आप लोग साइज ऑफ चेक कर सकते हो, किसकी चेक कर सकते हो, आप T1 की चेक कर सकते हो, T2 की भी चेक कर सकते हो, आप चाहे तो इसकी भी चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली बनाता नहीं है, ये से बताता है कि मैं इतनी बाइट का बनवाना है का आर्किटेक्चर हूँ, मतलब इतनी बाइट मैं लूंगा, पर ये बना नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पर T1 लिख दें, क्योंकि साइज ऑफ हमेशा एक बाइट देगा आपको, इतने बाइट उतनी बाइट, इसके लिए हमेशा लगाते हैं LU। इसके बाद हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास में आएगी 9 बाइट। ठीक है, देख ले आप, 4 4 8 और 1 9। अगर आप T2 लिखते हैं तो भी आपके पास 9 बाइट आनी है, और अगर आपने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रक्ट टेस्ट, ठीक है, तो भी आपके पास में क्या आनी है, 9 बाइट आनी है। तो आप इसकी साइज भी देख सकते हो जब चाहे। चले अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐसा करते हैं, अब आप इसमें वेरिएबल डालना शुरू कर रहे हैं, अब आप इंडिविजुअल मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा A में चला गया ये वाला करेक्टर, है ना, ये जो A नाम का डाटा है मेरा मेंबर जो है ना, वेरिएबल का जो मेंबर है, उसमें मैं एक करेक्टर डाल रहा हूँ क्योंकि ये एक करेक्टर टाइप का है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि मेरे पूरे बोर्ड पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 A है, एक तो ये वाला A है, एक ये वाला A। ये आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला A हो रही है, बता सकते हैं आप? नहीं। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा A नाम का कोई मेंबर है जिसमें मुझे चलो बार-बार दोनों A नाम एक ही है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसमें डाल देता हूँ @ तो दोस्तों एक करैक्टर है जो कि किसी करैक्टर वेरिएबल में जा सकता है, और A क्या है, करैक्टर वेरिएबल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ किस वाले A में जाएगा, इस वाले करैक्टर में जाएगा या इस वाले में जाएगा? आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है तो ये एरर है। कंपाइलर को भी पता नहीं चल रहा। जब आपको ही नहीं पता चला कंपाइलर को क्या पता चलेगा? जब बनाने वालों को नहीं पता कि वो क्या बना रहा है तो कंपाइलर को कैसे पता चल जाएगा भाई? क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी क्योंकि यहाँ पर जो A है, यहाँ पर भी है। अब ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर कौन से करैक्टर A की बात हो रही है जिसमें ये @ वाला सिंबल डालना है, करैक्टर डालना है। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि भैया T1 वाला A डालिए, तो T1 डॉट A क्या लिखेंगे हम लोग, T1 डॉट A। तो अब कहेंगे हाँ सर मुझे पता चल गया कि T1 में जो A है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ चला जाएगा @ उसी तरह से दोस्तों मैं ये कहता हूँ, सपोज करो मैंने कहा कि B में डालिए 5, तो B एक इंटीजर मेंबर है, देख लीजिए इंटीजर मेंबर है, तो इसमें 5 डालिए। अब आप फिर अपना सर खुजलाएंगे, बोलेंगे सर कौन सा B?
T1 का B या T2 का B, B दो जगह बना हुआ है। तो यहाँ अगर आपने बता दिया कि T2 का B, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरली हो जाएगा कि आपके पास में क्या होगा, T2 का B के अंदर आपको डालना है, तो T2 का B ये रहा, समझ गए? तो ये आ जाएगा आपके पास 5। इसका मतलब हुआ अगर हम लोग वेरिएबल के अंदर जो मेंबर बने हुए, ये हमारा वेरिएबल है T1, उसके अंदर जो मेंबर है उसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले हमें लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम, देन उसके मेंबर का नाम, ठीक है। तो इसका नाम, जैसे अब मैं सबको नाम बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, उसमें कह देता हूँ कि भैया एंड 100 गया हुआ है, ठीक है, और ये जो दोस्त है मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए, जगह बड़ा कम होती है बोर्ड पर, ठीक है। चले, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा T1.A, T1.B और T1.C। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसका नाम क्या होगा, एक्चुअली में इसका नाम है T2.A, T2.A, T2.B और T2.C। तो आपको जब भी एक्सेस करना है तो आप पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, T1 या T2 जो भी है, देन उसके मेंबर का नाम लिखेंगे, तभी आइडेंटिफाई हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर चाहे, हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने 2 लिए तो हमारे पास ये रूल है, अगर 3 लेंगे तो रूल बदल जाएगा। रूल चाहे तो अगर मैं T1 इकलौता ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, खाली T1 ले लिया, ठीक है, तो रूल वही रहेगा। मैं इसको हटा ही देता हूँ। अगर आपने केवल T1 लिया तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो रूल सबके लिए सेम हो। ऐसा नहीं कि सर एक आएगा तो फिर मैं खाली अब ए ले सकता हूँ क्योंकि अब तो एक ही ये बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों कि जो सी में रूल बनाए जाते हैं वो कंडीशन स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि एक वेरिएबल बनेगा तो ये रूल लगा लेंगे, 2 बनेगा तो वो रूल लगा लेंगे, 3 बनेगा तो ये रूल लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चाहे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हो, चाहे 1000 वेरिएबल हो, तरीका सबका सेम रहेगा। आप यहाँ पर खाली ए अभी भी नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे सर खाली ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक ही तो है, यहाँ पर दो तो है ही नहीं, हमारे पास एम्बिग्यूटी कहाँ आ रही है? अरे आ नहीं रही, लेकिन आ सकती है। हो सकता है आपने यहाँ पर कोई इंटीजर लिख दिया हो, या हो सकता है आप बाद में लिखने वाले हो, किसको पता? ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो रूल है वो फिक्स है कि आपको याद रखना है कि अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर हमें काम में लेना है, स्ट्रक्चर मेंबर को काम में लेना है, तो पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में इसका क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसका आ जाएगा जो भी हमें मेंबर का नाम है, जैसे ए। अब इसमें ये क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में कोई भी आप एक कैरेक्टर डाल सकते हैं। ओके, नाउ अब ये मान लेता हूँ दोस्तों, और आपको उनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, ये है 100, ठीक है। अब टोटल में कितनी मेमोरी होगी, देखो 100 से बनेगा 1 बाइट का कैर, तो ये है 100। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, मतलब ये है, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो है 100, ठीक है। तो ये हो गया 100 वाली लोकेशन। फिर ये हो गया 101, 102, 103 और 104, क्योंकि 4 बाइट का होता है ना, ये 4 बाइट का है, तो 4 हो गया। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 101 होगा, ठीक है। तो मैं 101 लिख देता हूँ। तो 101, 102, 103 और 104। अब इसका जो होगा वो 105 होगा, तो ये भी 4 बाइट का बनेगा, ठीक है। तो ये जो इसके स्टार्टिंग एड्रेस है, इस वाले मेंबर का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 100। इस वाले मेंबर का T1.B का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ये। तो ये किस में चले जाएंगे, तो ये जो 100 होगा दोस्तों, 100 ये चला जाएगा आपका एंड T1.A में, इसमें चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका एड्रेस है T1.B। इसका अगर आप एड्रेस देखेंगे तो इसका एड्रेस आएगा 101। और T1.C का अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका एड्रेस आएगा 105। ये सिर्फ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो ठीक है। तो अगर आपको इनके एड्रेसेस पता है, मेंबर पता है, ये एक्चुअली में इंडिविजुअल मेंबर है, तो आप चाहे तो इनके साथ में स्कैनअप भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, कैरेक्टर पढ़ने के लिए हम लोग सी लगाते हैं, याद है आपको। फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं एड्रेस, किस में डालना है आपको, कैसे T1 के ए में डालना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूजर से वैल्यू पूछना हो गया। तो ये आप मान के चलें कि अब आपका जो इस मेंबर का नाम है वो हमेशा यही रहेगा, चाहे तो आप इसको प्रिंट करें तो भी ये रखना है, चाहे उसमें कोई असाइनमेंट करें तो भी आपको ये रखना है, और चाहे स्कैनअप करें तो भी आपको यही रखना है, ठीक है। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ स्कैनअप, अगला वैल्यू, अगला कौन है भैया, T1 का B। अब T1 का B जो है वो एक इंटीजर है ना, T1 का जो B है वो एक इंटीजर है, तो आपको यहाँ पर D लगाना है। स्कैनअप T1 के C में कोई वैल्यू डालनी है, तो T1 का C क्या है, फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, F ले लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको वैल्यू ले लिया, उस तरह से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट एफ, मैं एक ही साथ प्रिंट कर देता हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है। तो %C %D %F,
यहाँ पर हमें 3 नॉमिनेशन देने पड़ेंगे वेरिएबल के। तो पहला है t1.a, t1.b, t1, थोड़ा सा ये हटा दूं मैं ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा t1.c, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, इसको आप लोग प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि भैया ये इनका डायग्राम कैसे बनता है, इनकी मेमोरी कैसे बनती है, उसको कैसे काउंट करते हैं, साइज ऑफ से कैसे वैल्यू देखते हैं, और हर इंडिविजुअल मेंबर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका एड्रेसेस कैसे होंगे, असाइनमेंट के साथ में कैसे लिखना है, स्कैनर के साथ में कैसे लिखना है, सब कुछ आपको पता चल गया। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा आइडिया मिल गया है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया इसको इनिशियलाइज कैसे करें। ठीक है, तो अब इसके इनिशियलाइज के लिए, अभी वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, तो क्यों ना हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको करें। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम लोग स्ट्रक्चर की कुछ और बातों पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।